हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज शिवांगी मित्तल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए टैक्स स्लैब्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। टैक्स ऑडिट लिमिट्स में भी काफ़ी चेंज हुए हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि स्लैब रेट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मैं एक बिजनेस करता हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, तो इस साल के लिए मुझे कौन से रिजीम में जाना चाहिए। क्या मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम मेरे लिए बेनिफिशियल होगी, क्या मेरे लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी। तो ये सब का डिस्कशन मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ कर रही हूँ। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को नॉट ओनली सैलरीड एम्प्लॉयज या बिजनेस इंडिविजुअल्स, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं वो भी देख सकते हैं। बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जो न्यू टैक्स रिजीम में चेंजेस आए हैं उनको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकूँ, वो मैंने अपना बेस्ट एफर्ट्स इस वीडियो के लिए किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। टैक्स रिजीम्स के बारे में बात करूं, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं तो या तो मुझे पता है कि या तो मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जाऊंगी या फिर न्यू टैक्स रिजीम में। जैसे हम पहले करते आए हैं अभी तक, ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें डिडक्शंस मिलती हैं, कुछ एग्जेम्पशंस भी मिलती हैं। बट न्यू टैक्स रिजीम में जो हमारा पहले स्लैब रेट हम अप्लाई करते थे वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। और उसी चेंजेस को डिस्कस करने के लिए हम आगे इस वीडियो के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। और प्लस एक और नया कॉन्सेप्ट आया है विच इज़ मार्जिनल रिबेट। जैसे पहले होता था ओल्ड टैक्स रिजीम में या न्यू टैक्स रिजीम में भी कि अगर मेरी इनकम 5 लाख से ऊपर हुई, 5 लाख से 1 रुपीज़ भी अगर मेरी इनकम ऊपर हुई, तो मुझे पूरी इनकम पर ही टैक्स देना पड़ता था। अब मार्जिन रिबेट के कॉन्सेप्ट से ये हो गया है अंडर द न्यू टैक्स रेजिम कि अगर आपकी इनकम थोड़ा सा मार्जिन पे ही हो कि 7 लाख, जैसे अभी मार्जिनल रिबेट के लिए हम 7 लाख का यहाँ पे लिमिट लेके चलेंगे, तो अगर मेरी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी भी ऊपर हुई तो मार्जिनल रिबेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके मुझे उतने तक का मार्जिन मिल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली मुझे रिबेट मिलने के बाद मुझे कम अमाउंट पर ही टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, क्या करेंगे, वो ऑब्वियसली हम इस वीडियो के थ्रू ही आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्लैब रेट्स अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। तो ये जो स्लैब रेट्स है वही पुरानी वाली है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं एज पर फाइनेंस एक्ट 2023। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जैसे हम देखते थे कि हमारी जो स्लैब रेट्स हैं आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, देन सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी एज 60 ईयर्स और मोर है, एंड देन सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी एज 80 ईयर्स और मोर है। तो इफ देयर इज एन इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है तो स्लैब रेट है 0 to 2.5 लाख से 0%, 2.5 to 5 लाख से 5%, 5 to 10 से 20% एंड अबव 10 लाख 30%। इट इज द सेम स्लैब रेट विच वी यूज टू फॉलो। अभी तक जो करते आ रहे हैं वो भी हमें आगे भी वही करना है। सीनियर सिटीजन के लिए भी सेम है, 0 to 3 lakhs to 0%, 3 to 5 lakhs 5%, 5 to 10%, 5 to 10 lakhs 20% and above 10 lakhs 30%. And for the super senior citizen it is again same, 0 to 5 lakhs 0% and 5 to 10 20 and above 10 30। तो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर मेरे टैक्स स्लैब्स में कुछ भी चेंज नहीं आया है। जो मेरा सरचार्ज और एजुकेशन सेस है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस जो एज इट इज जो हमारा था वो ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, सेस एजुकेशन सेस 4% का। अब बात आती है कि मेरे जो चेंजेस आए हैं फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए वो न्यू टैक्स रेजिम में मेनली आए हैं। तो क्या क्या चेंजेस हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। न्यू टैक्स रेजिम में मैंने इस डिस्कशन को डिवाइड किया है एप्लीकेबिलिटी कि पहले किस पे एप्लीकेबल था और अब किस पे एप्लीकेबल है। सेकंड, टैक्स रेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मार्जिनल रिबेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सरचार्ज रेट्स भी हमारे चेंज हुए हैं न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हमारी अलाउड थी पहले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक, और अब कौन कौन सी अलाउड हैं, वो सब हमारा इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स सी अबाउट द एप्लीकेबिलिटी अंडर न्यू टैक्स रेजिम, जो कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं। मैंने जो स्लाइड है, जो पीपीटी प्रिपेयर करी है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज applicable from assessment year 21 to 22 to assessment year 23 to 24। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 20 to 21 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 22 to 23 तक जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं न्यू टैक्स रेजिम के, वो आपको लेफ्ट साइड दिखाई देंगे। एंड उसके आगे वाली मीन्स जो दिस ईयर से हमारे स्टार्ट हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 to 24 से जो हमारे एप्लीकेबल हैं वो आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई देंगे। तो सेक्शन 115 बीएसी जो हमारा है न्यू टैक्स रेजिम का, उसमें एक नया सबसेक्शन ऐड किया गया है विच इज सबसेक्शन 1A। और ये सबसेक्शन 1A कहता है कि ठीक है, सबसेक्शन 1 में जो लिखा था वो आप 22-23 तक ही फॉलो करो, मतलब फाइनेंशियल 22 to 23 तक ही फॉलो करो। उसके आगे का अगर आपको फॉलो करना है तो मेरी सुनो। ठीक है,
तो देखते हैं क्या क्या हमारे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, तो ये जो सेक्शन था फाइनेंशियल 22-23 तक सिर्फ एप्लीकेबल था इंडिविजुअल एंड एचयूएफ्स के लिए ही, मतलब सिर्फ इस जो न्यू टैक्स रजीम है उसको कौन कौन ले सकता था, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ। बट दिस ईयर से, इस साल से ये जो सेक्शन है कौन कौन ले सकता है, इंडिविजुअल ले सकता है, एचयूएफ ले सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस ले सकते हैं अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आपके ले सकते हैं चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई हो या नहीं हुई हो, एंड कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वो भी इस सेक्शन को ले सकते हैं, वो भी सेक्शन को का बेनिफिट ले सकते हैं न्यू टैक्स रजीम का। अब बात करते हैं टैक्स स्लैब्स की। तो जो टैक्स स्लैब थी न्यू टैक्स रजीम के अंदर, वो फाइनेंशियल 22-23, मतलब जिसकी आईटीआर अभी आप 31 जुलाई तक फाइल करोगे, 30 सितंबर तक फाइल करोगे, तो आपको यही स्लैब रेट फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन आप नेक्स्ट ईयर से जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको एक डिफरेंट स्लैब रेट ये हमारा लगेगा। लेकिन ये मुझे फिर जानना क्यों है जब अगले साल आईटीआर फाइल करनी है, लेकिन टैक्स प्लानिंग तो इसी बेस पे होगी ना, तो मुझे इसलिए ही अभी जानना जरूरी है कि मेरे ऊपर कौन सा स्लैब रेट लग रहा है इस साल से, ताकि मैं अकॉर्डिंगली अपनी टैक्स इनकम टैक्स को डिसाइड कर सकूं कि कितना मुझे इस साल में अपने टैक्स की प्लानिंग करके चलना है, ठीक है। तो इस साल का जो मतलब फाइनेंशियल 22-23 तक है हमारा, सेम स्लैब रेट जो हमारा न्यू टैक्स रजीम में पहले था वही लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अप टू 2,50,000 से आपका 0% टैक्स है, 2,50,000 से 5,05% टैक्स, 5,00,000 to 7,50,000 10% tax, 7,50,000 to 10,00,000 15% tax, 10,00,000 to 12,50,000 20% of tax, 12,50,000 to 15,00,000 25% of tax, and above 15,00,000 it is 30% of tax। तो आपको इससे देख के हम ये कह सकते हैं कि हर 2.5 लाख के इंक्रीमेंट पे, हर 2.5 लाख के इंक्रीमेंट पे मेरा 5% का टैक्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा न्यू टैक्स रजीम का जो पुराने वाले स्लैब रेट्स हैं ये वो है। नाउ व्हाट अबाउट द न्यू स्लैब रेट्स? द न्यू स्लैब रेट्स में हमारा जो इस साल से हमारा एप्लीकेबल है फाइनेंशियल 23-24 से, अब इसमें मेरा जो बेसिक एग्जामेशन लिमिट था वो चेंज हो गया है। मेरा बेसिक एग्जामेशन लिमिट अब स्टार्ट होता है 3 लाख रुपीज, ठीक है। तो मतलब 0 से 3 लाख तक मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना है, 0 से 3 लाख मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना है, इट इज 0% टैक्स रेट। 3 lakh to 6 lakh, it is 5%. 6 lakh to 9 lakh, it is 10%. 9 lakh to 12 lakh, it is 15%. 12 lakh to 15 lakh, it is 20%. And direct above 15 lakh, it is 30%. तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हर 2.5 लाख के इंक्रीमेंट पर, हर 2.5 लाख के इंक्रीमेंट पर मेरा 5% का इंक्रीमेंट होता था। बट यहाँ पे आप देखोगे कि हर 3 लाख के इंक्रीमेंट पर, हर 3 लाख के इंक्रीमेंट पर मेरा 5% तक का तो इंक्रीमेंट होता ही है, बट अबव 15 लाख देयर इज डिफरेंस ऑफ 10%, मतलब 20% से डायरेक्ट आप 30% पे आ रहे हो। यहाँ पे पहले आप 25, 20, 25, 30 ऐसे ही आते थे। तो अगर किसी को याद करना हो, अगर कोई स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहा है, तो सिंपल सा है, आप 3-3 लाख का एक डिफरेंस लेके चलिए, एंड उस 3 लाख के डिफरेंस में 5, 10, 15, 20, एंड देन आगे जैसे ही आपका 15 लाख का स्लैब है उस पर आप 30% लगा दीजिए, ठीक है। तो दिस इज योर सेक्शन 115 BAC 1A जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है बाय फाइनेंस एक्ट 2023। नेक्स्ट आता है सरचार्ज शीट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है तो 50 लाख से 1 करोड़ पे मैं 10% का जो सरचार्ज है वो देखती हूँ। सरचार्ज इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स, राइट। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15% का सरचार्ज हम देते हैं, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25% का, 5 करोड़ टू 10 करोड़ इट इज 37%, एंड अबव 10 करोड़ इट इज ऑल्सो 37%। बट अब जो सरचार्ज रेट है, sorry, this is for assessment year 23 to 24, let me correct the same, this is for assessment year 23 to 24। बट अब जो सरचार्ज रेट है जो इस फाइनेंशियल ईयर से आपका लग रहा है, वो सरचार्ज रेट आपका है 50 लाख टू 1 करोड़ 10% ही है, सेम ही है। 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% ही है। बट अबव 2 करोड़ जितना भी आपकी इनकम होगी, अबव 2 करोड़ जितनी भी आपकी इनकम होगी, आपका जो सरचार्ज रेट है वो 25% का लग जाएगा, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल हो रही है अंडर सेक्शन 115 BAC 1A। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैं पहले सेक्शन के बारे में देखूं, पहले सरचार्ज रेट्स के बारे में देखूं जो मेरा सेक्शन 115 BAC 1 में लगता था, मतलब अप टू फाइनेंशियल 22 टू 23 जो मेरा लगता था, तो मुझे मैक्सिमम सरचार्ज रेट देना पड़ता था अबव 5 करोड़ पे 37% का। अबव 5 करोड़ पे मुझे 37% का सरचार्ज रेट देना पड़ता था। लेकिन फ्रॉम फाइनेंस असेसमेंट ईयर 24 टू 25, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23
टू 24 से आपको 2 करोड़ के ऊपर 25% का सरचार्ज लगेगा। कोई 37% का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लस आपने ये भी देखा होगा कि जो आपकी इनकम होती है टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A या 112A, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लिस्टेड सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लिस्टेड सिक्योरिटीज, या फिर अगर आपको कोई डिविडेंड वगैरह भी मिलता है, तो उस केस में हम अपनी सरचार्ज रेट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 15% तक। और सेम वे यहाँ पर भी हमारा सेम एप्लीकेबल है कि अगर आपका 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर और आपका नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, तो भी यहाँ पे हम अपने सरचार्ज रेट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 3% तक। तो दैट मीन्स सरचार्ज रेट में भी हमारे मेजर चेंजेस आए हैं। सरचार्ज रेट में भी एक काइंड ऑफ हम बेनिफिट देख सकते हैं न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, कि अगर मैं पहले की बात करूं सरचार्ज रेट में, अबाउ 5 करोड़ पे मुझे 37% का जो सरचार्ज लगता था, अभी इस साल से मतलब फाइनेंशियल 23-24 से अबाउ 2 करोड़ पे मेरा 25% का हो गया। तो अबाउ 5 करोड़ वाले पे भी कोई 37% का यहाँ पे सीन नहीं है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ जो सरचार्ज रेट हमारा रिस्ट्रिक्ट करते थे 111A 112A, जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लिस्टेड सिक्योरिटीज की हम बात करते थे, वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट करते थे 15% तक। लेकिन अब इस साल से मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से अगर आपका 111 112 ये तो है ही, लेकिन से अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उस केस में भी हम सरचार्ज रेट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 15% तक। तो विच इज़ अ वेरी एक अच्छी अमेंडमेंट मैं बोलूँगी इस चीज़ को, एक वेलकम अमेंडमेंट है कि इतनी बेनिफिट दिए जा रहे हैं न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। नेक्स्ट आता है कि रिबेट के बारे में बात करते हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। रिबेट, तो जैसे हमने पहले देखा था ओल्ड टैक्स रेजिम में भी हम रिबेट लेते हैं अंडर सेक्शन 87A की 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आप रिबेट ले सकते हैं 87A के अंदर, और रिबेट का अमाउंट होगा 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। राइट, मतलब इस इन शॉर्ट हम कहते थे कि 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उस केस में आपकी इनकम जो है जीरो हो जाती है। अनटिल अनलेस आपकी लॉटरी इनकम है और बाकी इनकम है तो बात अलग है। बट इससे अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो इस केस में अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ये बोल सकते हैं कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। राइट, सेम वे न्यू टैक्स रेजिम में भी सेम ही था कि रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, अगर आपकी इनकम एक्सीड नहीं करती है 5 लाख से तो आपको रिबेट मिल जाएगी 87A के अंदर, और अमाउंट ऑफ रिबेट वही सेम 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। बट इस साल से मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो अभी आपका ये चल रहा है, इस साल से जो रिबेट का अमाउंट है, जो लिमिट है, वो 7 लाख हो गई है। इस साल से जो रिबेट की लिमिट है वो 7 लाख हो गई है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, बट दिस इज ओनली फॉर न्यू टैक्स रेजिम। लेट मी टेल यू, ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए 5 लाख ही है। ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए 5 लाख ही है। दिस इज ओनली फॉर न्यू टैक्स रेजिम। तो अगर न्यू टैक्स रेजिम जो मैं नया वाला अगर न्यू टैक्स रेजिम लेती हूँ, जो मैं नया वाला अप्लाई करूंगी इस साल से, तो उस केस में मेरा जो रिबेट का अमाउंट है वो 7 लाख है इंस्टेड ऑफ 5 लाख रुपीज। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल व्हेन इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख रुपीज। तो इस केस में 7 लाख रुपीज तक मुझे रिबेट मिल जाएगा। और क्या मेरी इनकम अगर 7 लाख से 7 लाख रुपीज 1 हो गई या 7 लाख 10,000 रुपीज हो गई, तो भी क्या मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? द आंसर इज इस केसेस के लिए, इन केसेस के लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज योर मार्जिनल रिबेट, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आई वुड से एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा इनकम टैक्स में मार्जिनल रिलीफ का, ऑलमोस्ट सिमिलर उसी पे ही ये काम करता है, बस इसको हम यहाँ पे बोलेंगे मार्जिनल रिबेट। तो एक तरीके से फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स आई कैन से रिबेट का जो टॉपिक है, जो मुझे रिबेट मिली है अंडर सेक्शन 87A, वो मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ। वन इज जब मेरी इनकम, जब मेरी टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम अगर मेरी एक्सीड नहीं करती है 7 लाख रुपीज से, और या फिर जब मेरी एक्सीड करेगी 7 लाख रुपीज। ठीक है, तो अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं करती तो इट इज सिंपल 100% ऑफ इनकम टैक्स और 25,000 विच एवर इज लेस। तो जब आप 0 to 3 lakhs और 3 lakhs to 6 लाख करोगे ना, तो 7 लाख तक आपका 25,000 का ही टैक्स आता है। अकॉर्डिंगली 25,000 तक ही उन्होंने बोला कि आप कोई बात नहीं, आप रिबेट ले सकते हो, अकॉर्डिंगली आपका कोई टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में मैं क्या ये कह सकती हूँ कि अगर मैं कोई इंडिविजुअल हूँ और मेरी सैलरी इनकम से 7 लाख रुपीज तक की है, तो मैं बेटर है न्यू टैक्स रेजिम में ही चली जाऊँ इस साल के लिए, क्योंकि फिर मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना 7 लाख रुपीज तक। और इसी के साथ साथ सपोज करो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी भी है,
तो मैं बाउंडेशन नहीं होगी मुझे कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में ही डालना है, बिकॉज इफ यू सी द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, देयर सर्टेन इन्वेस्टमेंट जहाँ पे मेरा एक टाइम पीरियड आ जाता है कि 58 ईयर्स तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। जो एक ब्लॉकेज ऑफ फंड्स होता है वो भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हो। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज तक है पूरे साल की, आप न्यू टैक्स रजीम में जाइए। एंड न्यू टैक्स रजीम में आपको कोई भी डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं, कोई भी प्रूफ कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट इफ यू फील दैट ओके ये म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है एंड दिस म्यूचुअल फंड मे नॉट बी द टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, बट एटलीस्ट आई कैन इन्वेस्ट इन दैट म्यूचुअल फंड, क्योंकि मुझे फिर अपनी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड से हटके मैं कहीं अमाउंट डाल सकती हूँ इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कि मुझे गवर्नमेंट बाउंडेड कि मेरे को टैक्स बचाना है तो मुझे उसी में डालना पड़ेगा, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपीज से एक्सीड हो तो उस केस में क्या होगा। अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपीज से एक्सीड करती है तो मार्जिन रिबेट का आपका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ व्हाट इज दिस मार्जिन रिबेट, इट सेज कैसे कैलकुलेट होगा ये, कि आप जितना अपनी टोटल इनकम पे टैक्स पे कर रही हो, आप जितना टोटल इनकम पे टैक्स पे कर रहे हो उसमें से आप माइनस कर दीजिए उतनी अमाउंट जो आपकी 7 लाख रुपीज से एक्सीड करती है। लेट्स सी दिस विद एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे हम ले रहे हैं वेयर इनकम इज एक्सीडिंग 7 लाख रुपीज। तो मेरी टोटल इनकम है, मैंने अलग अलग केसेस लिए हैं जहाँ पे मेरी टोटल इनकम या तो 7 लाख रुपीज है, 710, 720, 725 एंड 730। टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, सो 7 लाख पे मेरी टैक्स लाइबिलिटी 25,000 है। कैसे आई, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस। 0 to 3 लाख 0 lakhs 0%, 3 to 6 lakhs it is 5%, तो मतलब 3 लाख पे 5% 15,000 रुपीज, and 6 lakhs to 7 lakh it is 10%, so 1 lakh पे 10% is 25,000 rupees. So that's how we are calculating the same 25,000, and then accordingly जब आप इसी तरीके से आगे कैलकुलेट करोगे तो 26, 27, 27, 500, 28,000 ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी बिफोर रिबेट अंडर सेक्शन 87। नाउ इनकम इन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख, आप देखिए कितनी इनकम आपकी एक्सेस है 7 लाख से, तो इस केस में तो 7 लाख ही है, तो विच इज 0। 7 lakh 10,000 minus 7 lakh it is 10,000 rupees, 720 minus 7 lakh rupees it is 20,000 rupees, 725 minus 7 lakh rupees it is 25,000 rupees, 730 minus 7 lakh rupees it is 30,000 rupees. Now excess of tax over income, हम कितना टैक्स पे करें विच इज 25,000, यहाँ पे हम 16,000। मतलब अल्टीमेटली रिबेट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेरी, जैसे आप सेकंड केस लीजिए 10,000 रुपीज, मेरी इनकम सिर्फ 10,000 रुपीज से बढ़ी है, मेरी इनकम सिर्फ 10,000 रुपीज से बढ़ी है, लेकिन जब मैं टैक्स पे करने की बात करता हूँ तो मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा 26,000 रुपये का। तो ये तो इनजस्टिस हुआ। इनजस्टिस कैसे, कि जस्ट बिकॉज मेरा इनकम 10,000 से बढ़ गया, अगर 10,000 से मैं कम कमा रहा होता तो मैं जीरो पे करता, लेकिन 10,000 बढ़ने से मेरे को जो है टैक्स पे करना पड़ रहा है 26,000 का। तो इन ऑर्डर टू बेनिफिट द इंडिविजुअल्स कि भाई ठीक है आपके साथ हार्डशिप नहीं होनी चाहिए, जितना इनकम आपका बढ़ा है अकॉर्डिंगली आपको उतना ही टैक्स पे करना चाहिए, दिस रिबीट कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। एंड अकॉर्डिंगली इफ यू सी दिस 26,000 माइनस 10,000, 16,000 का हमें यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा, बिकॉज ये मेरा एक्सेस ऑफ टैक्स है ओवर इनकम, कि मेरी इनकम इतनी नहीं है 7 लाख से, बट फिर भी मुझे टैक्स ज़्यादा पे करना है, एंड अकॉर्डिंगली अगर ये पॉजिटिव आता है आपका तो उतने का आपको रिबेट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इस केस में 7,10,000 पे आपको 16,000 का रिबेट मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली 26,000 की जगह आप 10,000 पे ही टैक्स पे करोगे, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो आपका एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट आता है आपका एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस डिसअलाउड अंडर न्यू टैक्स रेजिम। तो जैसे कि आप जानते हैं न्यू टैक्स रेजिम में हमारी कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस डिसअलाउड होती थी। तो पहले भी हमारी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर हम बात करें, या जब से ये न्यू टैक्स रेजिम आया है तब से हमारी कुछ एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस हमारी डिसअलाउ होती हैं। ये जो सेम एग्जेम्पशंस और डिडक्शन है ये डिसअलाउ होंगी दिस ईयर से भी, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 ये कंटिन्यूड ही है, बट इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो लेट्स सी कि पहले हमारी फाइनेंशियल ईयर 22 तक कौन कौन सी डिडक्शंस थी जो कि डिसअलाउड थी, कौन कौन सी एग्जेम्पशंस थी जो कि डिसअलाउड थी। जैसे एक आपका लीव ट्रेवल अलाउंस आता है, हाउस रेंटल अलाउंस आता है, मतलब अगर आप न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करते हैं, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो आपको इनकी एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। मतलब अगर आपको न्यू टैक्स रेजिम लेना है तो सीधा सीधा टैक्स पे करो, ये एग्जेम्पशन डिडक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे आपका लीव ट्रेवल अलाउंस है, हाउस रेंटल अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, अलाउंसेस टू एमपीज एंड एमएलएज है,
या आपका एक माइनर इनकम का एग्जेम्पशन अलाउंस होता था 1500 रुपीज़ का, तो वो है आपका। या एग्जेम्पशन फॉर एसईजेड यूनिट्स है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इवन 50,000 की, वो भी आपकी डिसअलाउड थी अप टू फाइनेंशियल ईयर 22 टू 23। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, एडिशनल एप्रिसिएशन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर साइट रिस्टोरेशन फंड, पेमेंट टू रिसर्च एसोसिएशन अगर आप कुछ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस जैसे आपके सेक्शन 35 एडी में जो मेंशन अगर आप वो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फैमिली पेंशन की एक आपकी डिडक्शन आती है सेक्शन 57 के अंदर आप वो कर रहे हैं। और चैप्टर 6A में ये जितनी भी डिडक्शंस है आपको सब सारी की सारी डिडक्शंस आपकी डिसअलाउ होती हैं, एक्सेप्ट ये 3 आपकी डिडक्शंस हैं जो कि अलाउड हैं, तीन चार। जैसे आप एनपीएस, अगर आपका एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है, अगर आपका एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है तो वो आपको अलाउड है। एक आपका नया सेक्शन आया है 80CCH बाय फाइनेंस एक्ट 2023 ओनली, ये आपका अग्निवीर के लिए आया है। आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी अग्निवीर के बारे में जो कि आर्मी से रिलेटेड है। तो ये जो सेक्शन है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कंट्रीब्यूशन होता है अग्निवीर कॉर्पस फंड में, तो ये आपका इसकी भी डिडक्शन आपको अलाउड है। 80JJAA डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ये भी आपको अलाउड है। 80LA अगर आपकी यूनिट आईएफएससी में लोकेटेड है तो आपको 80LA का डिडक्शन मिलता है, तो ये भी आपका डिडक्शन अलाउड है। तो ये जो अभी तक मैंने डिस्कस किया ये तो था फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक। तो नाउ व्हाट आर द चेंजेस जो कि आपके 23-24 में आए हैं, मतलब ये कौन कौन से एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस डिसअलाउड है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया 22-23 वो ही सेम आपके डिसअलाउड हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भी, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नाउ बीइंग ओमिटेड। मतलब कि जो अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करूं, जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले मुझे नहीं मिलती थी न्यू टैक्स रेजिम में, अब वो मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मुझे नहीं मिलता था पहले न्यू टैक्स रेजिम में अप टू फाइनेंशियल ईयर 22-23, अब वो मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24। सेकेंड, एक आपकी जो फैमिली पेंशन की डिडक्शन मिलती थी वो आपको डिसअलाउड थी अप टू फाइनेंशियल ईयर 22-23, और अब इस साल से वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो भी चेंजेस हैं 80CCH वाला जो आपका इंट्रोड्यूस है वो ऑब्वियसली न्यू टैक्स रेजिम में भी है, और बाकी जो भी आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड है या अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो कंट्रीब्यूशन है, 80JJAA एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट वाला, 80LA वाला, आईएफएससी वाला, वो सारा का सारा डिडक्शन आपको अलाउड है। उसके अलावा जो भी आपके ऊपर के पॉइंट्स जो मैंने अभी डिस्कस किए वो सारे के सारे आपके डिसअलाउड हैं। तो मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, अग्निवीर कॉर्पस फंड, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट एंड आईएफएससी जो की जो यूनिट है ये आपको अलाउड है। फैमिली पेंशन की जो डिडक्शन आपको पहले डिसअलाउड थी, इस साल से आपको अलाउड है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले डिसअलाउड थी, अब आपको अलाउड है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। तो आई होप इससे थोड़ा सा ब्रीफ हमें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम, कि पहले मेरी कौन सी डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम थी और अब कौन सी टैक्स रेजिम हम मानेंगे। डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम का सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं। डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ये मानेगी कि आप ये रेजिम तो लेकर ही चल रहे हो, ठीक है। अगर आपको दूसरी रेजिम में जाना है तो आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट। तो अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक, फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड टैक्स रेजिम मेरी डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम है। मतलब जो भी आपको एग्जेम्पशंस रिडक्शन जो भी मिलती हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, वो सारे के सारे हम मानेंगे कि उसी स्लैब से हम कैलकुलेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको उसी पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस यू फाइल अ फॉर्म विद द गवर्नमेंट विद इन द पोर्टल। मतलब एक फॉर्म आता है आपका 10IE, अगर आप वो फॉर्म फाइल करते हैं तो उसके और उसमें आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तब बात अलग है। बट ये आपको फॉर्म फाइल करना होगा आईटीआर फाइलिंग से पहले। आईटीआर फाइलिंग कब की, ड्यू डेट जो ओरिजिनल ड्यू डेट है उससे पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, तब आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन है वो एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम ही होगी। अब ये जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है ये ऑब्वियसली एलिजिबल है एवरी एसएससी को, हर साल आप चेंज कर सकते हैं। से इस साल मैं चाहती हूँ कि मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में करूँ तो ओल्ड टैक्स रेजिम रहेगा, अगले साल मैं चाहती हूँ न्यू टैक्स रेजिम में करूँ तो फॉर्म फाइल कर दो एंड अकॉर्डिंगली आप न्यू टैक्स रेजिम में चले जाइए। अनटिल एंड अनलेस अगर आप एक बिजनेस में हैं या प्रोफेशन में हैं तो आप इस स्कीम से विड्रॉ सिर्फ एक बार कर सकते हो बट फिर वापस नहीं आ पाओगे। तो
तो मतलब अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल जो कि आप बिजनेस करते हुए प्रोफेशन में हो, या आई वुड से अगर से आप जैसे फ्रीलांसर्स हैं, तो आपका जो फ्रीलांसिंग की इनकम है वो बिजनेस प्रोफेशन में मानी जाती है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपसे किसी ने न्यू टैक्स रेजिम चूज़ किया है, तो आप उससे विड्रॉ तो एक बार कर पाओगे, ओल्ड टैक्स रेजिम में जा पाओगे, लेकिन आप उस पे वापस क्लेम नहीं कर सकते। ये था आपका सेक्शन 115 BAC 1, जो कि एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 22-23, बट दिस ईयर से मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से आपका सेक्शन जो 115 BAC है 1A, इसमें एक सेक्शन सबसेक्शन आया सबसेक्शन 6, उसमें बोला गया है कि आपकी ये जो न्यू टैक्स रजीम है इज द डिफॉल्ट टैक्स रजीम। जो सबसेक्शन 6 है आपका, वो ये कहता है 115 BAC का कि जो न्यू टैक्स रजीम है वो आपकी डिफॉल्ट टैक्स रजीम अंटिल एंड अनलेस यू फाइल अ फॉर्म विद द गवर्नमेंट, मतलब एक आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, वो आपको बता दिया जाएगा, आपको वो फॉर्म फाइल करना है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम में जाना चाहते हैं तो आपको वो फॉर्म फाइल करके फिर अकॉर्डिंगली अपनी जो इन रिटर्न है वो आपको फाइल करनी होगी। अगेन क्या जैसे अभी तो न्यू टैक्स रजीम में डिफॉल्ट मानी जाएगी, मतलब इस साल अगर जैसे आपके एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयर आपसे हर साल अप्रैल में आपसे ये पूछता है कि आप ओल्ड टैक्स रजीम में जाना चाहते हैं या फिर न्यू टैक्स रजीम में। तो इनकेस अगर आप कुछ एम्प्लॉयर को बता देते हैं कि मैं न्यू में जाना चाहता हूँ या ओल्ड में जाना चाहता हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन अगर से आप कुछ भी आप अपने एम्प्लॉयर को कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कुछ भी सबमिट नहीं करते हैं, तो इन दैट केस आपका एम्प्लॉयर ये मानेगा कि आप न्यू टैक्स रजीम में जाना चाहते हैं, दैट इज अ डिफॉल्ट टैक्स रजीम फॉर योर कैलकुलेशन। तो ओल्ड टैक्स रजीम के लिए आपको स्पेसिफिकली अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि येस दीज आर माई डिडक्शंस, दीज आर माई डिडक्शंस विच आई वुड लाइक टू टेक फॉर द फाइनेंशियल ईयर, फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सबमिट दीज डिडक्शंस विद योर एम्प्लॉयर, एंड अकॉर्डिंगली आपका एम्प्लॉयर आपको वो अलाउ करके टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो ओल्ड टैक्स रजीम में जाना है या न्यू टैक्स रजीम में जाना है, ये आप हर साल सेलेक्ट कर सकते हो। से इस साल आप बोलते हो मैं ओल्ड में जाऊंगा, तो प्रिस्क्राइब फॉर्म भर दीजिएगा, मतलब जो भी फॉर्म आएगा वो आप भर दीजिएगा पोर्टल पर, एंड अकॉर्डिंगली आप ओल्ड टैक्स रजीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो हमें ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आप नेक्स्ट ईयर बोलते हैं कि मैं न्यू टैक्स रजीम में जाना चाहता हूँ, तब कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो तो मेरी डिफॉल्ट रजीम है। तो अकॉर्डिंगली आप इनकम को सेलेक्ट कर सकते हैं, इनकम को आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। बट ये जो ओल्ड टैक्स रजीम में अगर से आप चले गए और आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में हैं, तो ओल्ड टैक्स रजीम से आप कभी वापस में नहीं आ पाएंगे। मतलब अगर आप आना चाहेंगे तो सिर्फ एक बार आ सकते हैं, और अगर आप एक बार वापस आ गए, न्यू टैक्स रजीम में आ गए, तो इन दैट केस आप वापस से ओल्ड टैक्स रजीम में नहीं जा पाएंगे। ओल्ड टैक्स रजीम के लिए आपको सारी की सारी जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है वो सब करनी पड़ेंगी, एंड अकॉर्डिंगली आप ओल्ड टैक्स रजीम से लाइफ में सिर्फ एक ही बार वापस आ सकते हो अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन में, अदरवाइज आप बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं हो, आप सिर्फ एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हर साल अपनी स्कीम रजीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। So this is the brief overview of the new text regime. I have tried my best कि मैं इस पीपीटी को जो मैंने बनाई है वो जितना सिंपल हो सके मैं उसको बनाऊं, एंड अकॉर्डिंगली आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इसी के साथ साथ आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड वन एक्सेल शीट फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू वांट टू कैलकुलेट योर टैक्सेस। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कंपैरिजन इनकम का कंपैरिजन जो टैक्स का कंपैरिजन है वो क्या है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, आपका ओल्ड टैक्स रजीम में ज़्यादा अच्छा टैक्स आएगा या न्यू टैक्स रजीम में, तो उसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर भी बनाया है। आई वुड लाइक टू शो दिस विद दिस टू ऑल ऑफ यू। so this is the calculator which I have prepared. इसमें बस आपको कुछ नहीं करना। There are two sheets in which the color criteria is given and steps to follow is also given. The step number 1 is details of income. इसमें सारी heads of income आपके given है, like income under the head salary. Like for example, if your income is 10 lakh rupees, so you just need to type 10 lakh rupees in the green colored column. तो कलर क्राइटेरिया में क्या है कि सिर्फ ग्रीन कलर कॉलम्स में ही आपको अपनी वैल्यूज पुट करनी है, एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो इनकम है वो कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपको कोई रेंटल इनकम मिलती है, इन दैट केस यू जस्ट नीड टू पुट से 3 लाख रुपीज इज माई रेंटल इनकम, वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की कोई इनकम है या फिर स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन की कोई इनकम है, मतलब इंटरडे ट्रेडिंग वगैरह की कोई इनकम है, तो आप यहाँ पे डालकर आपको फिर नेक्स्ट अगर आपको एचआरए वगैरह क्लेम करना है, सो यू जस्ट नीड टू पुट द एनुअल फिगर्स इन द सेकेंड शीट विच इज योर स्टेप 1 इज सीटीसी एंड सैलरी ब्रेकअप, जहाँ पे आपको बेसिक एचआरए लीव ट्रेवल अलाउंस यहाँ पे मेंशन करना है एनुअल वाला। इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन जो जो भी आपकी हैं, सो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट, जैसे एचआरए है तो आपका से चेन्नई में आप रहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप एनुअल वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, से 4 लाख रुपीज़
इज़ द अमाउंट व्हिच यू आर पेइंग, ठीक है? उसके लिए आपको जो है बेसिक भी फिल करना पड़ेगा। सी 2 लाख इज़ द बेसिक व्हिच यू आर रिसीविंग, एचआरए इज़ 1 लाख एंड एलटीए से 30,000। एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल सी कि जो भी आपकी डिडक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉलम नंबर आई है उसके अंदर आ जाएगी। एलटी अगर आप क्लेम करना चाहते हैं या फिर अगर आपका कोई इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, से आपका 3 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, तो अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। कितनी आपकी एलआईसी है, से 12,000 की एलआईसी है, 30,000 मुझे पीएफ कंट्रीब्यूशन है, तो अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें आप फिल करके आप देखेंगे कि जो स्टेप नंबर 3 पे जो कंप्यूटेशन शीट आ रही है, वो टैक्सेबल लायबिलिटी अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम, वो दोनों आप देख पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल सी दैट जैसे अगर मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में देखूँ तो मेरा टैक्स आ रहा है 1,35,000 का पूरे साल का, और न्यू टैक्स रेजिम में मेरा 54,600 का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखा कि मेरी इनकम किस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एंड कौन सी रिजीम हमें सेलेक्ट करनी है, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। रिकमेंडेशन भी नीचे अपने आप ही अपडेट हो जाएगी, लाइक जैसे इस केस में लिखा आ रहा है बेटर टू ऑप्ट न्यू टेक्स्ट रिजीम। तो दिस शीट अगर आपको ये चाहिए, कैलकुलेटर शीट अगर आपको ये चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, विच इज़ ca.mittal.shivangi@gmail.com। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और भी वीडियो बनाऊँ जो कि शायद आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, हम सब के लिए बेनिफिशियल हो, then please let me know. I will definitely try to make that video. So thank you so much everyone. Thank you for watching this video. I have a great day ahead and next video में मिलते हैं. Till then take care. Bye.